दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है और जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं आजकल, इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो 498 ए जो कि बीएनएस के अंदर 8586 बन गया है, वो प्रोविजंस को अब मींस मिसयूज को रोकना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है ताकि कोई भी अगर अनफोर्सीन जो प्रिडिक्शंस होती हैं किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होती हैं, खासकर जो हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को, तो वो अपने आप को तैयार कर सकें कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद मोटिवेट करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो देखिए, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है हस्बैंड या वाइफ के बीच में, तो मेजॉरिटी केसेस में जो वुमेन है वो हस्बैंड का जो मैट्रिमोनियल होम छोड़ देती हैं और जो केसेस हैं वो फाइल करती हैं, मींस अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस करके, जो जितने भी एल्डरली पर्सन हैं उनके साथ डिस्कस करके ये केसेस फाइल किए जाते हैं। तो जो भी केसेस हैं मैट्रिमोनियल के डिस्प्यूट्स हुए, जो वो हमेशा जो फाइल किए जाते हैं वहां पे फाइल किए जाते हैं जहाँ पे वुमेन और उनके जो इन लॉज हैं वो रहते हैं, स्टे कर रहे हैं, परमानेंटली स्टे कर रहे हैं या टेम्परेरी स्टे कर रहे हैं, वो हमेशा केसेस वहां लगाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वुमेन ही केस लगा सकती है, उनके कोई भी फैमिली मेंबर हुए, ब्रदर हो गए या फिर फादर हो गए, मदर हो गए, वो भी केस जो है वुमेन के बिहाफ पे कंप्लेंट है वो फाइल कर सकती है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो भी केस फाइल किया जा रहा है हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में, तो वो वहीं फाइल किया जाएगा जहां पे वुमेन रिसाइड करती हैं, जहां उनके जो वुमेन के जो इन लॉ हस्बैंड के जो इन लॉज हैं वो रिसाइड करते हैं। तो मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई वुमेन जो है वो हैदराबाद में रह रही हैं और हस्बैंड जो है दिल्ली में रह रहे हैं, तो मीन्स जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो हस्बैंड और उनके फैमिली को हैदराबाद आना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए। जो केसेस, जो कंप्लेंट्स हैं वो फाइल की जाती हैं उनके अगेंस्ट में। तो अब जो भी कंप्लेंट फाइल की जाती है, मींस कोई हरासमेंट की, क्रूरल्टी की, जो डॉबरी हरासमेंट की जो भी कंप्लेंट फाइल की जाती है, वो हमेशा वो अपने लोकल थाने में लगाती हैं केस। मान लीजिए अगर कोई हैदराबाद में रह रही है तो वो लोकल थाने में, वहाँ पे जहाँ रहती हैं उसका जो नियरेस्ट लोकल थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर फाइल की जाती है। तो रूटीन मैनर पे उसको जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल हो गया, जब वुमेन सेल जो होते हैं मीडिएशन जो करवाते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऑर्डर्स आए हुए हैं, सर्कुलर्स आए हैं कि जो भी केसेस होते हैं पहले वुमेन सेल में भेजा है, तो वो वुमेन सेल में ही भेजा जाता है केसेस पे। तो जब वुमेन सेल में केस भेजा जाता है तो पहले हमेशा वो हस्बैंड को नोटिस दिए जाते हैं कि आप आके मीडिएशन है वो करें। तो अब इन केसेस में होता क्या है कि जितने भी ये कॉ बने हैं, वुमेन सेल्स बने हैं, मेजॉरिटी केसेस में ये सब वुमेन्स का ही पक्ष है वो सुनते हैं। और चूंकि डिस्प्यूट काफी बढ़ चुका होता है मेजॉरिटी केसेस में, तो जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन में रेफर कर दी जाती है कि लिख दिया जाता है उसका मेडिशन रिपोर्ट में कि मेडिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। बहुत रेयर केसेस में मेडिशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन हस्बैंड जो है वो हमेशा जो मीन्स उनके साथ प्रेशर पुट अप किया जाता है हस्बैंड और उनकी फैमिली के ऊपर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी या तो मान ले, जाकर नहीं मानी जाती तो फिर उसको पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जहाँ जिस पुलिस स्टेशन से रेफर किया जाता है वुमेन सेल पे, तो वहीं उसी पुलिस स्टेशन में उसको कंप्लेंट को वापस भेज दिया जाता है। उस पर रिमार्क्स लिख दिए जाते हैं कि मेडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है FIR रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर सेक्शन 498 406 के अंदर, जो इंडियन पीनल कोड का था, अब जो कि बन गया है BNS के अंदर। वो बन गया है 8586, जो 498 है वो बन गया है BNS के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर वो बन गया 8586। और 406 जो बन गया 316 सब पार्ट 1 सब पार्ट 2। तो अब इसमें डिफरेंसेस ये आ गए हैं कि 316 में जो पनिशमेंट की जो अवधि है वो बढ़ा के, पहले 3 साल थी, अब उसको बढ़ा के 5 साल तक का कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो अवधि जो है वो इसकी जो सजा जो है वो 5 साल तक की बढ़ा दी है। लेकिन FIR का मतलब ये नहीं, रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि कन्विक्शन हो जाए। मोर रेयर केसेस में ही इसमें कन्विक्शन होती है, लेकिन जो केस लगाए जाते हैं वो 498 406 जो कि BNS 8586 है, और साथ में सेक्शन 316A 1 और 2 और रिलेटेड सेक्शंस थे जो इंडियन पीनल कोड के हैं, जैसे हर्ट का सेक्शन है 323 इंडियन पीनल कोड का, 506 का हो गया, इंटिमिडेशन का हो गया। तो जितने भी रिलेटेड सेक्शंस हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं। साथ में 3 और 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी केस लगाया जाता है।
तो ये सब जो है इन धाराओं के अंदर एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। सिर्फ हस्बैंड नहीं, जो भी उनके साथ रह रहे हैं हस्बैंड, चाहे उनके हस्बैंड के ब्रदर हो गए, हस्बैंड की सिस्टर हो गई, और उनके जो मदर फादर हुए, रूटीन केसेस में उनकी पूरी की पूरी फैमिली को ही इम्प्लीकेट कर दिया जाता है जो हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। तो अब कई केसेस में क्या होता है कि वुमेन जो है वो उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स हो गए, या फिर जो सिस्टर्स हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, वो दूसरे शहरों में रह रही हैं, उनके ऊपर भी केस लगा दिया जाता है ताकि उनको ऊपर हरासमेंट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनको मेंटली हरासमेंट यहाँ पर हस्बैंड जो है वो फेस करते हैं मेजोरिटी केसेस पे। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, पुलिस थाने से बुलाया जाता है, तो हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को मींस अपनी अरेस्ट से बचने के लिए, अभी रूटीन केसेस में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी अरेस्ट से बचने के लिए वो एडिशनल सेशन जज की जो कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, वहां पे अपनी एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन है वो लगाते हैं, और ये केस भी वहां फाइल किया जाता है जहां जिस थाने के अंदर जो केस एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, तो उसी की सेशन कोर्ट में ही हस्बैंड को जाना पड़ेगा, वहां पर अपनी एंटीसिपेटरी बेल है जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। अगर पुलिस ने अगर 41A के अंदर सीआरपीसी के अंदर जो नोटिस भेजा हुआ है, तो हस्बैंड वहां पर जरूर जा सकते हैं, लेकिन जो भी बेल प्रक्रिया है, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो या रूटीन मैनर पे जो बेल है, वो हस्बैंड को वहां पर उसी कोर्ट में लेनी पड़ती है जहां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड है, और उसी जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आती है वहीं पर हस्बैंड को अपनी बेल, एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल की जो एप्लीकेशन है वो पर फाइल करनी पड़ती है, और उसी के आधार पे कोर्ट जो है उस हस्बैंड और उनकी जो फैमिली को बेल देती है। अब जो बेल ग्रांट कर दी जाती है और श्योरिटीज के साथ, इसमें तो फिर जो पुलिस है और जो वुमेन जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका पुलिस जो है उनका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लेती है 161 सीआरपीसी, जो अब 180 बीएनएसएस के अंदर बन गया है। तो चार्जशीट में मैकेनिकली फाइल की जाती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेजॉरिटी केसेस में, क्योंकि एनसीआरबी का जो डाटा देखेंगे तो मोर देन 90% केसेस में चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाती है। तो चार्जशीट में इवन कोर्ट्स ने भी कह दिया है, कई जो हाई कोर्ट्स ने, कि चार्जशीट में कुछ नहीं होती बल्कि एक सिर्फ स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिकॉर्ड की जाती है, जो कि स्टेटमेंट्स किनकी, उन विटनेसेस की होती है जो वुमेन की हो गई, और उनके जो फैमिली मेंबर्स की स्टेटमेंट के अलावा पुलिस एफआईआर की कॉपी और एक फर्जी जो डाउरी लिस्ट होती है वो फाइल कर देती है। फर्जी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो डाउरी लिस्ट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद दी डाउरी जो प्रोहिबिशन रूल्स है 1985 के तहत वो नहीं बनाई जाती है। जो एक क्लेम लिस्ट होती है, जो फैमिली मेंबर क्लेम करती है कि हमने ये आर्टिकल्स हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए हैं, तो उसी को वो कोर्ट में वो फाइल कर देती है। और उसमें ना तो किसी के ग्रूम्स के फैमिली के, मेजॉरिटी केसेस में ग्रूम के फैमिली और उनके ना किसी फैमिली मेंबर्स के हस्ताक्षर होते हैं जो क्लेम करें कि हमने जो वुमेन जो है वो क्लेम करती है कि हमने ये आर्टिकल्स उनको दिए हैं। तो चार्जशीट के नाम पर सिर्फ ये फाइल किया जाता है, और फिर ऐसे जब चार्जशीट जब फाइल कर दी जाती है तो एक प्रॉपर जो केस है वो रजिस्टर्ड हो जाता है ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट जो है वो की मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, कई केसेस में सेशन कोर्ट भी होती है। अगर सीरियस चार्जेस लगाए जाते हैं तो सेशन कोर्ट्स में भी जो मैटर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ट्रायल जो है वो चलता है 5 से 7 साल, मिनिमम 5 साल तो एवरेज पे चलता है। कईयों का 4 साल में या 3 साल में भी हो जाता है, लेकिन 5 साल, और डिपेंड करता है कितनी पेंडेंसी है केसेस की। अगर बड़े शहरों में जो केसेस है वो 5 से 7 साल तक चल जाते हैं, और 5 साल तक कम से कम इसमें हस्बैंड को हर पेशी में अपेयर होना पड़ता है। अगर कोई भी डेट जो है हस्बैंड जब उनकी फैमिली मेंबर मिस कर देती है तो उनके नाम पर एक अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हो जाता है, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है वो इशू हो जाता है। फिर हस्बैंड और फैमिली मेंबर को भागना पड़ता है अपना अरेस्ट वारंट को कैंसिलेशन कराने के लिए। अगर उनको एग्जामिशन मिल जाती है, अगर जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनको एग्जामिशन बेशक मिल जाती है, लेकिन हस्बैंड को हर डेट पे पेशी पे आना पड़ता है। जो भी अपीयरेंस होती है, जो भी कोर्ट की डेट पड़ती है उसमें अपनी अपीयरेंस देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं, कोई मेजॉरिटी जो हस्बैंड है प्राइवेट जॉब में होते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में होते हैं, या फिर कोई अपना जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनको बार बार हर अपीयरेंस पे दूसरे शहर में जाने के लिए, अगर कुछ केसेस दूसरे शहर में लगाए हैं तो जाने के लिए उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। तो कई बार उनकी जो जॉब्स भी हैं वो अफेक्टेड होती हैं। कई बार जो एम्प्लॉयर होता है उनको टर्मिनेट भी कर देता है। तो वर्क प्रेशर के साथ साथ जो इस तरह का जो प्रेशर है, जो कोर्ट से रिलेटेड प्रेशर है, वो भी हस्बैंड को ट्रॉमेटाइज कर देता है, उनको बियर करना पड़ता है। हस्बैंड और साथ साथ अगर उनके सिबलिंग्स इम्प्लीकेट होते हैं तो उनको भी साथ साथ साइमल्टेनियसली
ये सब प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये भी होते हैं कि एफआईआर एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो भराया जाता है। उसके लिए हम कई वीडियोस भी बना चुके हैं। तो उसमें भी अगर इन केस अगर डिस्क्लोजर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की जो जॉब है वो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। अगर मिल भी जाती है तो उसको किसी भी स्टेज पर टर्मिनेट किया जा सकता है अगर उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स किए हैं एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है, जब केस जो रजिस्टर्ड हो जाता है हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तब और प्रेशर डालने के लिए, हस्बैंड के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए 125 सीआरपीसी का केस जो है वो फाइल किया जाता है। 125 सीआरपीसी जो बीएनएसएस के अंदर बन चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर बन चुका है 144। इसमें क्या है कि हम जो वाइफ है वो अपना मंथली मेंटेनेंस गुजारा भत्ता का जो एक एप्लीकेशन है वो लगाती हैं। और मेजॉरिटी केसेस में आपकी डेट में वो फैमिली कोर्ट्स में ही 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। अगर फैमिली कोर्ट्स नहीं बनी है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, तो अगर बहुत छोटा गांव है वहां पे फैमिली कोर्ट नहीं है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो इससे क्या होता है, हस्बैंड के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो क्योंकि अब अगर मान लीजिए फैमिली कोर्ट में ये केस लगाया गया है तो उसकी डेट्स हैं वो अलग पड़ेंगी। अगर वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो इस केस को डिफेंस करने के लिए भी हस्बैंड को यहाँ पर जो अपीयरेंस देनी पड़ती है, या तो वो इन पर्सन होते हैं या फिर एडवोकेट करेंगे तो उसका खर्चा अलग से हस्बैंड को बेयर करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट में भी हस्बैंड को अपना एडवोकेट रखना पड़ता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट बेशक उनको प्रोवाइड कर देती है, लेकिन यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स में या तो हस्बैंड अपेयर होते हैं खुद या फिर एडवोकेट के थ्रू उनको अपनी अपीयरेंस देनी पड़ती है, जिसका जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं वो हस्बैंड को ही बेयर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बताया कि जितने भी केसेस होते हैं यहाँ पर वो वुमेन के ही आर्गुमेंट्स को देती है और आर्गुमेंट्स को सुनती है और सेपरेट डेट्स देती है जो कि फैमिली कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं। और हस्बैंड जो है वो डिफेंस करते हैं इस केसेस को। और मंथली मेंटेनेंस भी जब अवार्ड की जाती है, मंथली मेंटेनेंस के अलावा पहले एक एंट्री मेंटेनेंस होती है वो अवार्ड की, क्योंकि मेंटेनेंस का जो केस है कई साल तक चल जाता है, लेकिन उस दौरान वो एक एंट्री मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होती है वो भी कोर्ट जो है वो सुनती है और उसमें अवार्ड कर देती है मंथली मेंटेनेंस इन द फेवर ऑफ वुमेन। तो कई केसेस में देखने को आया है कि कई बार जो हस्बैंड की जो ग्रॉस सैलरी है उसके 50% तक की जो मंथली मेंटेनेंस है वो अवार्ड कर दी जाती है। अब आफ्टर ग्रॉस सैलरी में आफ्टर डिडक्शन इनकम टैक्स और जो भी डिडक्शंस होते हैं वो उसको कई बार कोर्ट से वो कंसीडर नहीं करती। और हाई मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में अवार्ड कर दी जाती है। मान लीजिए कोई हस्बैंड की जो इनकम है 50,000 है तो कई केसेस में 20,000 25,000 जो है वो अवार्ड कर देती है इन द फेवर ऑफ दी मींस इन द फेवर ऑफ द वाइफ। और कोई 60-80,000 रुपए कमा रहे हैं तो उनके 40,000 45,000 तक भी कई केसेस में अवार्ड कर देती है। तो ये सब जो इनकम है, जो नीचे की जो कोर्ट्स हैं वो इतना मींस उसको उस ऑर्डर को रिवाइज कराने के लिए मींस अगर बहुत ज्यादा हायर साइड पे लगा दी गई है तो वो हस्बैंड के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो आगे रिवीजन कोर्ट में जब उनको जाना पड़ता है। तो मींस रिवीजन कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट होती है। अगर फैमिली कोर्ट में अगर वो फाइल किया गया तो हाई कोर्ट होते हैं, उसकी उस लिटिगेशन के भी एक्सपेंसेस हस्बैंड को ही बेयर करने पड़ते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन ये होता है फिर वो जो मींस उन्होंने अगर कोई अपीलेट या रिवीजन कोर्ट में तो हाई कोर्ट, तो जब हस्बैंड एक एप्लीकेशन लगाता है तो फिर वाइफ भी एक अपनी अपनी एप्लीकेशन लगा देती है कि भाई जो मेंटेनेंस दी गई है वो लोअर साइड में दी गई है। हस्बैंड कहता है कि हायर साइड पे दी गई है, वाइफ कहती है लोअर साइड पे दी गई है। और जो अब जब मैटर जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पहले कहती है कि आप अपना जितना भी जो एरियल्स बन रहा है वो आप अपना पहले क्लियर करें, क्योंकि जो मेंटेनेंस ऑर्डर जो दिया जा रहा है वो हमेशा डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगाया जाता है। मान लीजिए 20,000 रुपए की मंथली मेंटेनेंस लग गई और इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करते करते करीब 1 साल लग गया, तो 12 महीने का 20,000 का आप लगा लीजिए कितना हो गया, वो पड़ जाता है 2,40,000। अगर 50,000 लगा दी है मंथली मेंटेनेंस और 12 महीने के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हो गया, तो पहले 6 लाख रुपए आप जब तक मंथली मेंटेनेंस का जो एरियल्स हैं वो क्लियर नहीं किए जाएंगे तो कोर्ट कई बार कहती है 75% आप दीजिए, 50-80% दे दीजिए, जितना मंथली मेंटेनेंस का जो एरियल्स है आप पहले क्लियर किए, तो उसी के बाद जो है वो जो मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो एडमिट की जाती है। और अब ये मंथली मेंटेनेंस के साथ साथ वो है वाइफ भी अपनी इंट्री मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है उसको एनहेंसमेंट की लगा दी, तो दोनों एप्लीकेशंस को कोर्ट्स जो है वो कलेक्ट कर देती है। अब इस अवधि में एक टाइम लग जाता है, 6 महीने से 2 से 3 साल लग जाते हैं हाई कोर्ट में इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते करते। और मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, हस्बैंड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, वाइफ की एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी जाती है। रेयर केसेस में
जो मेंटेनेंस की जो ऑर्डर्स हैं उसको रिवाइज कर दिया जाता है, कुछ अमाउंट है वो कम कर दिया जाता है, लेकिन वो अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा जो जिस हिसाब से कम किया जाता है तो वो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो होता है हस्बैंड की सैलरी के ऊपर पड़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर यही है कि उसके बाद भी यहाँ पर केस खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी अगर केस पेंडिंग पड़ा है तो 2 से 3 साल बाद वाइफ एक और एप्लीकेशन लगा देती है कि आप ये जो मेंटेनेंस है वो पर्याप्त नहीं है, उसको एनहांसमेंट की जो एप्लीकेशन है वो लगा दी जाती है। इंटरिम ऑफ फाइनल मेंटेनेंस जो अगर वो अलाउ भी हो जाती है उसके बाद भी हर 2-3 साल के बाद वो मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन एनहांसमेंट की वो वाइफ जो है वो टाइम टाइम पे मूव करती रहती है। तो मीन्स हस्बैंड को ओवर एंड ऑल सारे ट्रॉमा है वो बेयर करने पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कई अगर ये एक 498 का केस हो गया, 125 सीआरपीसी का केस हो गया, उसके अलावा भी जो है वो वाइफ और प्रेशर पुट अप करने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देती है। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी वहीं फाइल किया जाता है जहां वो वुमन रिसाइड करती है, और ये फाइल किया जाता है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस फाइल किया जाता है। इसमें जो वाइफ जो है वो क्लेम करती है कि उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए और रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए, और साथ में एक इंटरिम एप्लीकेशन जो सेपरेट एप्लीकेशन इंटरिम मेंटेनेंस की भी एक और फाइल कर देती है। तो अब इसमें हस्बैंड को इस केस को भी डिफेंस करने के लिए आना पड़ता है उसी कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना डिफेंस करने के लिए आना पड़ता है। तो अगर ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो हस्बैंड को या तो रेजिडेंस ऑर्डर जो है सेपरेट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है वाइफ को, या फिर उसका रेंट जो है वो हस्बैंड के ऊपर आता है कि आप उनको बेयर करें। तो इससे क्या होता है कि एडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है हस्बैंड के ऊपर पर पुट अप होता है, और इंटरिम मेंटेनेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस की केस है वो सेपरेटली चलती है 125 सीआरपी से। 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन अलग डिफेंस करेगा हस्बैंड, और डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरिम एप्लीकेशन है वो अलग डिफेंस करेगा। तो देखिए यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 3 केसेस जो हैं वो हस्बैंड को बियर करने पड़ते हैं। अगर इसके बाद अगर वो ऊपर की कोर्टों में जाता है तो उसका अलग से प्रेशर जो है हस्बैंड को बेयर करना पड़ता है। अब जो देखिए 498 का जो केस है जो बीएनएस के अंदर 85-86 का बन गया है 1 जुलाई के बाद। अब 498 के केस में बाद एक्विटल कब होता है? एक्विटल होने में कम से कम जो है वो 5 साल का समय मान के चलिए, एवरेज ये 5 साल लग जाते हैं हस्बैंड को एक्विटल होने में। अब एक्विटल होने के बाद भी ये केस खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर इंटरिम एप्लीकेशन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो वाइफ और प्रेशर पुट अप करने के लिए या हस्बैंड के ऊपर जो है वो अपील अगेंस्ट एक्विटल है वो फाइल कर देती है, जो कि 372 सीआरपीसी के अंदर डाला जाता है, जो कि अपील अगेंस्ट एक्विटल है। अब जो है अपील जो है वो मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको एक्विट किया है तो अपीलेट कोर्ट में वो अपील फाइल की जाएगी, वो होगी सेशन कोर्ट। तो उसमें कई केस स्टेट्स में इस अपील को डिस्पोज करने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं, और वैसे मेजोरिटी केसेस में कई बार साल 1.5 साल में भी हो जाती है। लेकिन ओवर एंड ऑल जो एवरेज है पेंडेंसी, अगर हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस है तो उसमें हस्बैंड को इस अपील को डिसाइड करने में 5 साल लग जाते हैं। और जब अपील एडमिट होती है तो कई कोर्ट्स जो है हस्बैंड को कहती हैं कि आप दोबारा से बेल बॉन्ड है वो भरें। तो इसलिए फिर जो है हस्बैंड को एक प्रकार का एक तरह का जैसे ट्रायल से एक्विटल होने के बाद भी जब तक अपील अगेंस्ट एक्विटल है वो अगर कंफर्म्ड नहीं हो जाती है, मींस अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है अगर वाइफ की डिसमिस नहीं हो जाती है, तब तक वो ऑर्डर जो है एक्विटल का वो फाइनलिटी पे नहीं जाएगा। अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल मेजॉरिटी केसेस में जो है वो वाइफ की डिसमिस ही होती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है एक्विटल का जो ऑर्डर है उसको ओवरटर्न वेरी रेयर केस में ही किया जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में करते करते अगर 8 से 10 साल का समय लग जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दी एफआईआर, जो चार्जशीट फाइल करने से लेकर फुल फ्लैज जो एक्विटल है वो लग जाता है 8 से 10 साल तक मिनिमम लग जाते हैं, मोर और लेस। कुछ कई केसों में हो सकता है 7 साल में हो जाए, कई अगर हाई पेंडेंसी है तो कई बार 15-15 साल तक भी लग जाते हैं। तो ऑन एवरेज जो है 8 से 10 साल का बताया है किसने लग जाते हैं, कि डिपेंड करता है किस स्टेट में वो केस पेंडिंग है। अब हस्बैंड के पास कोई रेमेडीज नहीं रहती है, तीनों केसेस जो है वो वाइफ की तरफ से फाइल किए जाते हैं। पहला 498 का केस, दूसरा 125 सीआरपीसी का केस, तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस। हस्बैंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो है वो डिवोर्स का केस है वो फाइल कर सकते हैं। और डिवोर्स का केस के बारे में भी एक अंदर का जो कड़वा सच है कि इसमें भी 5 से 7 साल लग जाते हैं हस्बैंड को डिवोर्स लेते लेते। अगर हस्बैंड जो डिवोर्स का केस है अगर वो अपनी स्टेट में फाइल करते हैं तो वाइफ अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर की लगाती है एप्लीकेशन, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो रूटीन मैनर पे अलाउड हो जाती है। तो फिर हस्बैंड को डिवोर्स का केस फाइल डिफेंस करने के लिए भी मींस कॉन्टेस्ट करने के लिए या फिर डिवोर्स का केस
फाइट करने के लिए वो उसको अपनी वो उसी स्टेट में जाना पड़ेगा जहाँ पे वाइफ रिसाइड करती है। तो रूटीन मैनर पे देखा गया है कि ये डिवोर्स का केस जो है वो डिसमिस ही होता है मेजॉरिटी केसेस पे, और अगर अलाउड भी हो जाता है तब भी उसको हस्बैंड को डिवोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि वाइफ जो है वो इसके बाद अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकती है। अब इसके साथ ये होता है कि डिवोर्स का अगर कोई हस्बैंड केस फाइल कर रहा है तो उसमें वाइफ क्या है, एक 24 एचएमए की एक और एप्लीकेशन लगा देती है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक और मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को हस्बैंड को डिफेंस करना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस अवार्ड नहीं हुई 125 सीआरपीसी में डीवी में, तो यहाँ पर हस्बैंड को देना पड़ता है, तब तक देना पड़ता है जब तक डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो खत्म नहीं हो जाती, कंक्लूड नहीं हो जाती है। अब जो अगर इन केस अगर डिवोर्स रेयर केस में अगर हस्बैंड को मिल भी जाता है तो फिर वाइफ के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो अपील पे जाती हैं हाई कोर्ट में, और अपील जो है वो उसमें 10 से 15 साल तक का समय लग जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में काफी पेंडेंसी है केसेस की। कई स्टेटों में तो 10-10 साल 15-15 साल तक भी नंबर नहीं आते। अगर अपील इन केस अलाउड हो जाती है तो फिर डिवोर्स की जो डिग्री है वो सेट असाइड हो जाती है, और अगर डिवोर्स की डिग्री सेट असाइड हो गई तो फिर हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है उनको। जब तो डिवोर्स मिलना आज की डेट में चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो इतना आसान नहीं है लेना, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि डिवोर्स के केसेस जो है अगर कोई वाइफ क्रूरल्टी की करती है, जो फॉल्स केसेस लगाती है, अब हस्बैंड का ही राइट बनता है कि वो डिवोर्स का केस है वो फाइल करें मींस वाइफ से, मींस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी और डिजर्शन पे। लेकिन जो डिवोर्स का केस जो मींस डिग्री ऑफ डिवोर्स लेते लेते कम से कम 15 साल 20 साल का तक का समय लग जाता है, जब तक वो ऑर्डर जो है वो फाइनलिटी पे नहीं आता है। तो ये था डिवोर्स का केस। अब डिवोर्स के बाद क्या है, चाइल्ड कस्टडी का केस। चाइल्ड कस्टडी, अगर कोई इस वेडलॉक से कुछ बच्चे भी अगर हुए हैं, 1 और 2 जो चिल्ड्रन है, वो हमेशा जो रूटीन मैनर पे जो है वो मदर को ही दिए जाते हैं, वाइफ को ही दिए जाते हैं। हस्बैंड को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो विजिटिंग राइट मिल दिया जाता है। अगर विजिटिंग राइट अगर हस्बैंड को मिल भी जाता है, लेकिन अगर उसके उनके एरियल्स अगर पेंडिंग पड़े हैं तो कोर्ट्स जो है वो पहले इंसिस्ट करती हैं कि आप पहले पुराने एरियल्स हैं वो क्लियर करें, एरियल्स जो ड्यू है वो क्लियर करें, तभी आपके पास विजिटिंग राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ की जाएगी। तो ये कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, मेजॉरिटी केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी केसेस में वो जो है वो वाइफ को ही, जो मदर है जो चाइल्ड की, उन्हीं को ही अवार्ड की जाती है। हस्बैंड के पास जो सिर्फ जो है वो विजिटिंग राइट्स तक ही सीमित रहते हैं, और कई केसेस में विजिटिंग राइट्स भी नहीं मिलते हैं तो फिर हस्बैंड को फिर और ज्यादा आगे जाके कॉन्टेस्ट करना पड़ता है, और मेजॉरिटी केसेस में जो वाइफ्स जो हैं विजिटिंग राइट्स को भी अपोज ही करती हैं। अब यहाँ पर सारे केसेस के बाद क्या होता है, एलिमोनी पे आते हैं। देखिए एलिमोनी जो है वो हस्बैंड के ऊपर ही आती है कि वो बेयर करना पड़ता है। इतने केसेस फेस करने के बाद भी कोर्ट्स जो है वो यही कहती है हस्बैंड को कि आप इतनी अमाउंट की जो एलिमोनी है वो दे। तो आज की डेट में कोई एवरेज मिडिल क्लास है, जो रिसेंट जजमेंट्स अगर आप देखें, कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं हमने, अगर उनको देखें तो कोर्ट्स जो है एलिमोनी अवार्ड करती है, मींस अगेंस्ट, मींस वाइफ के फेवर में करती है, और जिसमें हस्बैंड को, जो अगर कोई मिडिल क्लास हस्बैंड भी है उसको आज की डेट में जो है वो 50 लाख से करोड़ तक भी जो है एलिमोनी है वो देनी पड़ती है, ताकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है जो हस्बैंड ने बेयर की है, जो कर रहे हैं सेम मैट्रिमोनियल हाउस में है, तो वो वाइफ को वो प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि वाइफ के पास चिल्ड्रन भी होंगे तो फिर ये अमाउंट वन टाइम जो एलिमोनी है वो आज की डेट में जो है लाखों से लेकर करोड़ों तक है, उसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो ये था सारा वीडियो जिसमें समझाने के लिए कोशिश की गई थी आज की डेट में हस्बैंड को किस तरह की मेंटल ट्रॉमा जो स्टिग्मा है वो फेस करना पड़ता है अगर इन केस वाइफ झूठे केसेस हस्बैंड के अगेंस्ट में लगाती है, और हस्बैंड के पास कोई रेमेडीज नहीं होती है एक्सेप्ट डिफेंस करने के। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।